नमस्कार। आप सबका स्वागत है। और अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर पास कर चुके हैं और एमएससी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो 4th ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं, वो कैसे इन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो CUET का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें किस प्रकार से आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकते हो। आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर वैसे तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एग्ज़ाम जो होता है वो ICAR के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है या यूनिवर्सिटी खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ICAR के अंडर में नहीं आती हैं, या जैसे हम बात करते हैं BHU के बारे में या और भी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी है, तो उनके जो एग्ज़ाम हैं वो CUET के अंडर में आप ये कह सकते हो कि एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और आपकी रैंक के बेसिस पर और आपके यूनिवर्सिटी चॉइस के बेसिस पर आपको जो है एडमिशन वहां पर मिल जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ICAR के अलावा भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप MSc करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें क्या प्रोसीजर रहने वाला है, इस बार नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन के अंदर क्या नया है जो पिछले साल नहीं था, इस बार आपके लिए काफी आसान हो चुका है। और कैसे आसान हुआ वो भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और सिलेबस आपके लिए क्या रहने वाला है, और खासकर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां आपका जो एग्जाम है उसके अंदर सबसे पहले आप ये समझिए कि नोटिफिकेशन जो आया है उसका आप फॉर्म कब फिल कर सकते हो। तो 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, फीस का सबमिशन होगा, और उसके बाद में आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में होगा। क्योंकि आपको पता है CUET के अंदर केवल एग्रीकल्चर ही नहीं आता, CUET के अंदर जितने भी आपके अलग अलग स्ट्रीम हैं और देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब आती हैं। तो उस केस में आपका एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है, तो वो आपका इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में होगा। आपको एग्जाम डेट पहले ही कंफर्म कर दी जाएगी, आपका एडमिट कार्ड भी 3-4 दिन पहले आपके एक्चुअल एग्जाम डेट से वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जाएगा, और ये सब प्रोसेस इसमें रहने वाला है। और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो लगभग 90 मिनट का होने वाला है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब 1.5 आवर के अंदर आप लोग कितना बेस्ट एफर्ट दे सकते हो, क्योंकि 90 मिनट होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन, तो आपके पास टाइम बहुत अच्छा खासा होगा और आप इस एग्जाम के अंदर आराम से एक अच्छी रैंक ले सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करके जाते हो। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो आज आई थिंक सो 8 जनवरी हो चुकी है और टाइम आपके पास, अगर हम 13 मार्च की भी बात करें तो भी आपके पास कितना टाइम है, फरवरी और मार्च, लगभग आपके पास 2 से 2.5 महीने का टाइम आप बोल सकते हो। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि केवल आपके पास 60 डेज हैं और इन 60 डेज में कैसे आप लोग बेस्ट एफर्ट्स लगाकर अपनी रैंकिंग हासिल कर सकते हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, आप जो है एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, लगभग आप टोटल यहां पर 4 टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम जो आपका एप्लीकेशन है वो 4 टेस्ट के लिए किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए मैं BSc एग्रीकल्चर के लिए भी अप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं MSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, या फिर उसके बाद MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, या फिर मैं मान के चलिए वहां पर सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो इस प्रकार से मैं टोटल आपके 7 टेस्ट को अप्लाई कर सकता हूं। और यहां पर जो फीस रहने वाली है वो 1400 आपको फीस पे करनी पड़ेगी और एक एक्स्ट्रा टेस्ट, अब ये सिंगल लगभग यहां पर अगर हम बात करें तो 2 टेस्ट आप लोग इस फीस के साथ पे कर सकते हो। और अगर आपको 2 और टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो टोटल यहां पर आपको पर टेस्ट 700 पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 4 टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2800 पे करना पड़ेगा। ये इसका प्रोसीजर है और ये यहां पर आउटसाइड द भारत है, मतलब भारत यानी कि इंडिया के बाहर अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है हमारे इंडिया के अंदर तो उन लोगों के लिए है। हमारे लिए जो आपका है वो ये है आपके, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट है कि इसके अंदर आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, मतलब किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट आपका करवाया जाएगा। तो ये एग्जाम जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि इसके अंदर आपका कंप्यूटर जो है उसी पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको ऑनलाइन ही पेपर देना पड़ेगा। और उसके बाद में इसमें जो मीडियम है यानी कि अंग्रेजी आएगी, हिंदी आएगी, किस प्रकार से आएगा, तो आपका पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा।
आपको चूज करना है जब आप लोग फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो उस टाइम पर अपनी लैंग्वेज को आप लोग चूज कर सकते हो। और अगर हम उसके बाद में बात करते हैं तो देखो, जो आपके आचार्य, हाईटेक, ये जो है इनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एग्रीकल्चर का पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होगा। अगर आप इंग्लिश में फिल करोगे तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में फिल करोगे तो हिंदी में आएगा, तो वो आपको पता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इसमें क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर 4 आप क्वेश्चन पेपर जो है कोड को चूज कर सकते हो, जो मैंने बताया कि जैसे आपका अभी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे कौन कौन सी स्ट्रीम में आप लोग जा सकते हो, कौन कौन से आप लोग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मीडियम ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ये यहां पर है कि जनरल पेपर, जिन लोगों का जनरल का पेपर होगा, जैसे बीए वगैरह जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर जनरल का पेपर होता है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए इस बार केवल और केवल 90 मिनट का पेपर होगा और 90 मिनट में आप लोगों से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखना, एक सही क्वेश्चन का जो नंबर है वो 4 नंबर है, और एक गलत नंबर आपका यहां पर क्वेश्चन अगर होता है तो उसका -1 आपको जो है यहां पर होगा। अगर आपका पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं किया गया है तो उसके लिए कोई नंबर आपका ना तो नेगेटिव होगा ना ही आपका पॉजिटिव होगा। और कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब वही बात है कि ये तो आपको बताया जा रहा है कि भाई आप लोग बढ़िया से ही उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जो आपके लिए सूटेबल है, या फिर ये कह सकते हो सही है, वरना आपके नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के अंदर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम लोग सारे गोले भरने की कोशिश करते हैं, हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये केवल इतना ही जरूरी नहीं कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो, नहीं, इसके बाद उस एग्जाम के अंदर आपकी रैंकिंग अच्छे से तभी हासिल कर पाओगे जब उसमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम करोगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग स्कोर करोगे। ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी और आपकी क्वालिफिकेशन, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एज क्वालिफिकेशन है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका बैचलर डिग्री आपकी जो है पास होनी चाहिए, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर आपने अगर पास किया है उसके बाद आप इस एप्लीकेशन की अप्लाई कर सकते हो। और हां, आप लोग यहां पर अभी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किस में होने वाले हो, अपीयरिंग में आओगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अब 4th ईयर में बच्चे हैं वो अपना अपीयरिंग में फिल करके और इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डिग्री हाथ में होना जरूरी नहीं है। आप टेंशन मत लेना, क्योंकि कई बार बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर इसमें हमारी डिग्री होना जरूरी है या नहीं है, नहीं है। अब यहां पर मैं जो बात कर रहा था, अब एग्रीकल्चर वालों के लिए जो कोड आपके हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो आपका है COQ P01, या आपका SCQ P01, SCQ P02, ठीक है, 03, 12, 16, 26, 30, और आपका यहां पर MTQ P03। ये हैं जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो मेरे को मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स लगे। अब जैसे मान के चलिए आप लोग इनमें से 4 कोर्स को चूज करते हो, तो यहां पर मान के चलिए मैंने पहले ही 4 कोर्स को चूज कर लिया, तो जब आप लोग फॉर्म को फिल करोगे तो उसमें से आपका जितने भी यहां पर इनमें से आप चूज करना चाहते हो उनको चूज कर सकते हो। अब जैसे मान के चलिए मैंने आपका केवल और केवल एग्रीकल्चर साइंस और एग्रो फॉरेस्ट्री को चूज किया, तो क्या होगा, मेरे को 1400 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इन चारों को फिल करता हूं तो मेरे को टोटल 2800 पे करना पड़ेगा। मैं बाकी सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग जो है 4 पेपर के लिए, 4 कोड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए मैंने एक तो एग्रीकल्चर चूज कर लिया, एक हॉर्टिकल्चर चूज कर लिया, एक सॉइल चूज कर लिया और एक आपका एनिमल चूज कर लिया, तो भी वही कंडीशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग सिलेबस है जो आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्रीकल्चरल साइंस, जो कि सब बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे अप्लाई ज्यादातर कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप सबसे पहले इसी को अप्लाई करिएगा। लेकिन जब तक आपका कोई इंटरेस्ट स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मान के चलिए किसी बच्चे का एनिमल साइंस में अच्छा इंटरेस्ट है तो वो एनिमल साइंस के लिए जा सकता है, किसी बच्चे का सोइल साइंस में इंटरेस्ट है तो वो सोइल साइंस में जा सकता है, किसी बच्चे का हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो हॉर्टिकल्चर में भी जा सकता है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में एक बेहतरीन अप्रोच रखते हो, बेहतरीन सोच रखते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को आप लोग चूज कर सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका क्या होने वाला है, तो मैं आपको 2 से 3 सब्जेक्ट का आपको सिलेबस बताने वाला हूं। उसके बाद आपको नीचे नोटिफिकेशन के आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, जितने भी आपके पीडीएफ हैं, जितने भी सिलेबस हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और उसको वहां से पढ़ सकते हो।
बाकी आपको हम लोग गाइड जरूर करेंगे कि भाई कैसे स्टडी की जा सकती है, कैसे पढ़ा जा सकता है, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर एग्रीकल्चरल साइंस की। तो एग्रीकल्चर साइंस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं? तो देखो, आपके जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केवल और केवल इसी में से ही पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस है और ये आपका वो सिलेबस है जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान कंप्लीटली पढ़ा हुआ है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के चारों सेमेस्टर में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, उन्हीं सब्जेक्ट में से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। यानी कि आपकी तैयारी जो है यहां पर कोई अलग से कुछ नहीं आने वाला। जो आपने बीएससी के टाइम पर पढ़ा है वही अगर आप लोग अच्छे से पढ़कर जाते हो। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर क्या होती है, हम लोग सोचते हैं कि जैसे हमारे एग्जाम के अंदर हम लोग फाइनल में एग्जाम दे के आ जाते थे और एक रात पढ़कर टाइम पास हो जाता था, तो वैसे हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब एग्रोनॉमी के अंदर भी कैसे आपके डीप में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्रॉप को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्रॉप को हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो टिलेज कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके बाद जब आपका फील्ड में क्रॉप ग्रो कर जाती है तो हमें वीड को कब रिमूव करना है, उसके अंदर फर्टिलाइजर कब अप्लाई करना है, पेस्टिसाइड कब अप्लाई करना है, या फिर हम लोग किस क्रॉपिंग सिस्टम को चूज कर सकते हैं, किस क्रॉपिंग पैटर्न को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आपके हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसिजन फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, ये क्या होते हैं, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं और इन कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप क्या होता है आपकी क्रॉप प्लांट के साथ या सोइल के साथ। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में आती हैं और कॉन्सेप्चुअल और आपके फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस जो है एग्जाम में रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी क्रॉप के अंदर ऑयल कंटेंट कितना है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, उसका सीड रेट कितना है, वहां पर आपका अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इनके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी फैमिली क्या है, ये आपके कॉमन क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। इनको भी हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग क्लियर करके जाते हो तो इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपका सेकंड सब्जेक्ट है जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। मतलब जैसे हम लोग आपकी आज प्रेजेंट टाइम में प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, लेकिन उसी के साथ में आज जो नई वेराइटीज आ रही हैं मार्केट के अंदर या हम लोग नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें किसका रोल है? प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का एक अहम रोल है, जिसके थ्रू हम लोग आज जिन वेराइटीज को मार्केट में लेकर आते हैं उनको इंप्रूव तरीके से ग्रो करवाते हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाता है और उनको मार्केट के अकॉर्डिंग और आपके कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको जो है सूटेबली तैयार किया जाता है, ताकि मार्केट के अंदर उसका एक अच्छा प्राइस भी मिल सके और फार्मर एक अच्छा प्रोडक्शन जो है उस सीड से ले सके। वहीं अगर हम बात करें तो आपका सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मतलब हम लोग सॉइल साइंस, क्योंकि आपको पता है बेसिक नीड फंडामेंटल जो यूनिट है उसके बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें क्लाइमेट के बाद सॉइल आता है, क्योंकि बिना सॉइल के एक प्लांट को ग्रो करवाना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि सॉइल के अंदर वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जो एक प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हम पानी की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, या आप उस ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक एनवायरमेंट की बात करें जो उसके लिए सूटेबल होता है, जो वहां पर एक साइकिल को मैनेज करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होना, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबल होना, ये सारी प्रोसेस उसके अंदर क्या होती है? इंक्लूड होती है। फिर हमारी बात करते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्लांट की मेटाबॉलिक और जो उसके अंदर इंटरनल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है और उनके बिहाफ पर वहां पर आपका एक्शन लिए जाते हैं। हम लोग वहां पर डिफरेंट जैसे हार्मोन्स को यूज करते हैं, विटामिन को यूज करते हैं, या प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ये सारा हमारा फिजियोलॉजी के अंदर ही स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के अंदर किस प्रकार से यूटिलाइज उनका किया जा रहा है, प्लांट के अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं, या उनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, डिसऑर्डर किस प्रकार वहां पर शो होंगे, ये सारी चीजें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर में आपकी जो फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, मेडिसिनल या फिर एरोमेटिक जो प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनकी स्टडी जो की जाती है वो हम लोग हॉर्टिकल्चर में करते हैं। एंटोमोलॉजी में जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनके एनाटॉमी की बात करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं, और इसी के साथ में हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और आपकी जो कंप्लीट सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसके अलावा इंसेक्ट का हमारे एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के रोल होते हैं। बेनिफिशियल के अंदर जैसे हम लोग लैक कल्चर को पढ़ते हैं, सिल्क कल्चर को पढ़ते हैं, हनी बी कल्चर को पढ़ते हैं, तो ये सारा आपका किसके अंदर आता है? बेनिफिशियल इंसेक्ट, यानी कि हनी बी जो आपका रेयरिंग है, जिसको हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग एक हनी बी को रेयर करते हैं हनी का प्रोडक्शन करने के लिए। लैक कल्चर में लैक इंसेक्ट को रेयर किया जाता है लैक के प्रोडक्शन के लिए, और सिल्क कल्चर के अंदर हम लोग रेयर करते
हैं जी आपका सिल्क वॉर्म को सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन वहीं इंसेक्ट्स के हार्मफुल इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स आपकी क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं और आपकी क्रॉप को एक प्रकार से इकोनॉमिकली हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनके अंदर क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें यहां पर ब्राउन प्लांट हॉपर है, या फिर आपका यहां पर पिंक बॉलवर्म है, अमेरिकन बॉलवर्म है ना, टोबैको बॉलवर्म है, ये सारे आपके इंसेक्ट ही हैं, है ना। चाहे हम लोग गंदी बग की बात करें, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट आप लोग यहां पर ले सकते हो। तो उनके आपके प्रोज एंड कॉन्स हमें पता होने चाहिए, उनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका एंटोमोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कैसे हम लोग आज प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उनमें हम लोग इनपुट और आउटपुट को जो फॉलो करते हैं, तो आपकी आज की जो प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई आज जो है कितना हम लोग रिटर्न ले सकते हैं बेटर तरीके से, हमारे फार्म के अंदर किस प्रकार से प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो जो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स है एग्रीकल्चर का, वो हम पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और इसी के साथ में माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब है कि फंगस की स्टडी, और प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है कि जो प्लांट के अंदर डिजीज का अटैक होता है उनकी स्टडी। तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज अटैक करते हैं और उनको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारा हमारा प्लांट पैथोलॉजी के अंदर रहता है। फिर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और यहां पर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो एग्रीकल्चर को बेटर प्रोडक्शन करने के लिए, वो हमारा इंजीनियरिंग का पार्ट है। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग मेथड्स को फॉलो करते हैं आपके फील्ड के अंदर, आपके सीड प्रोडक्शन के लिए या फिर क्रॉप बेटर प्रोडक्शन करने के लिए, जो हमारे आरबीडी सीबीडी है ना, जो कि प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा इन टेक्निक को यूज किया जाता है एक बेटर सीड प्रोडक्शन और एक बेटर आपका जो है ये कह सकते हो कि नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए। और वहीं अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम आईसीआर और गवर्नमेंट्स के द्वारा रन किए गए, जो कि आपके एग्रीकल्चर के अपलिफ्टमेंट के लिए, फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए और एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम रन किए गए थे। और फार्मर्स वेलफेयर के लिए जो भी गवर्नमेंट नए इनिशिएटिव लेके आती है वो भी इसी के अंदर आपका कवर किया जाता है। तो ये आपका वो सब्जेक्ट है जो आपने बीएससी के दौरान पढ़े भी हैं और उसके बाद आज हमें इसके अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। आप थोड़े से एफर्ट्स अगर लगाते हो तो ये एग्जाम आपका आराम से क्रैक किया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि आपकी मेहनत इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितना अच्छे से इनको पढ़ा हुआ है। ये आपका है एग्रीकल्चर साइंस के लिए, अगर आप इस कोड को चूज करते हो आपके एग्जाम के लिए। लेकिन इसी के साथ में जैसे मान के चलिए आप में से कोई एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को चूज करता है तो उसमें आपका एग्रोनॉमी, वीड साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, देखिए वही चीजें हैं, आपका कुछ भी अलग नहीं आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर बस क्या कर दिया गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पेडोलॉजी एंड एंथ्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, क्रेडिट एनालिसिस, इसके बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांट डिजीज, प्लांट प्रोपेगेशन, रूरल डेवलपमेंट, रूरल लीडरशिप और मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सोटिक ब्रीड और रूरल लीडरशिप, मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, सॉरी ये आपका यहां पर क्या था, किसका सिलेबस था, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का था। तो इसमें अगर हम बात करें तो केवल और केवल हॉर्टिकल्चर नहीं पूछा जा रहा है, इसके अलावा एक्सटेंशन और इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं आ रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो हमने यहां पर इसके अंदर पढ़े थे वही ये सारे सब्जेक्ट आपके जो है इसमें भी कवर किए जा रहे हैं। उसके बाद में हमारा है यहां पर सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन, तो इसमें हमारा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद इरिगेशन पंप और नेक्स्ट हमारा इरिगेशन और ड्रेनेज इंजीनियरिंग और ड्रेनेज नीड एंड इट्स बेनिफिट, और इसके अलावा हमारा ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी एंड ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। ये आपका वो पार्ट है जिसके अंदर एग्रीकल्चर में जो आपका सॉइल साइंस अगर आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हो तो ये सब्जेक्ट पूरा आपका सॉइल और सॉइल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आएगा कि किस प्रकार से हम लोग सॉइल को मैनेज कर सकते हैं, सॉइल में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सकता है, सॉइल के अंदर जो वाटर है वो किस प्रकार से कंजर्व किया जा सकता है, या फिर आने वाले टाइम में जो आपकी ड्रेनेज जैसी कंडीशन है या सॉइल को इंप्रूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका किस में आता है जी, अगेन याद रखना सॉइल साइंस अगर आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हो। उसके बाद में अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री को चूज करते हो तो यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, सबसे पहले तो ये क्या है। उसके बाद एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, सूटेबल लैंड यूज सिस्टम, लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड्स, फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री, और यहां पर ये कह सकते हो कि मेनली आपका एक तो एग्रोनॉमी का, एक सॉइल का, एक आपका हॉर्टिकल्चर और एक आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, ये मेजर पार्ट है जो यहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछा
जा सकता है। इसके बाद अगर आप लोग हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सीड साइंस, रूरल टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी या प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स के लिए जाना चाहते हो तो इसमें आपका क्या आएगा? इसमें सबसे पहले आपके बेसिक बायोलॉजी, फिर आपका इकोलॉजी, उसके बाद में प्लांट बायोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक और मेथड इन फील्ड बायोलॉजी। तो इसमें आपका सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग जो है इसके साथ में ऐड कर दिए जाते हैं और ये आपका पूरा सिलेबस यहां पर रहता है। किसका? अगर आप हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए चूज करते हो। बाकी मैं आपको ओवरऑल जितना भी सिलेबस आप लोग अलग अलग एग्जाम के लिए देखना चाहते हो तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसको जाकर देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर एनटीए की जो है उसमें सिलेबस पूरा अच्छे से डिटेल में दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम को फिल करना चाहते हो तो उसके लिए सिलेबस वहां पर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे यहां पर तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि सीयूटी पीजी में अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो मिनिमम चार्जेस के साथ। हम आपको ये पूरा गाइड करेंगे। 2 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम मार्क ग्रैब करने में आपको हेल्प कर पाए और इस पूरे कोर्स के दौरान आपको पूरा गाइड किया जाएगा। इसके अंदर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको पीडीएफ कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी कि कम टाइम के अंदर आप पूरा सिलेबस कैसे ऑथेंटिक तरीके से कवर कर सकते हो। तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर नंबर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सीयूटी पीजी के अंदर आप इसमें एंटर करने के लिए या फिर इस एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से देने के लिए। तो नंबर आपका यहां पर है 9306021110। ये आपका यहां पर नंबर है हमारा। इस कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको पूरा गाइड मिल जाएगा या फिर आपको एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। आप उस कोर्स को जाकर ज्वाइन कर सकते हो और अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास बेहतरीन मौका है। 2 महीने के अंदर आप इस एग्जाम को देकर और अच्छे से प्रिपरेशन के साथ एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया जा सकता है। उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको हेल्प करेगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए और आने वाले टाइम के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए और भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर नॉलेज को बूस्टअप करना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ में आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।